नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के बारे में, हाई स्कूल का जो 10th क्लास का चैप्टर है तीसरा, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करेंगे इसके बारे में ताकि हम लोग इसको फटाफट खत्म कर लें। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें धातुओं की कि धातु क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं अधातुओं की, तो ये क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में, यानी कि सबसे पहले भौतिक गुण। ओके। अगर मैं बात करूं धातुओं की, तो एक तरफ हम लोग धातु लिख लेते हैं और एक तरफ अधातु, और दोनों को एक ही साथ लेके चलेंगे ताकि हमको समझ में आता जाए। अगर मैं बात करता हूं धातुओं की, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं? चमकदार। और धातुएं ये चमकदार नहीं होती हैं। अब ये सभी ने देखा होगा, आप लोहे की किसी एक रॉड को लेके काट के देख लेना, बीच में से शाइनी सरफेस ही निकल के आती है उसकी। दूसरा, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है बच्चों। लेकिन अधातुओं में तन्यता का कोई गुण नहीं पाया जाता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी? अधातुओं की, तो इनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब जितना ज्यादा हथौड़े से पीटोगे उतना ज्यादा ये एक्सपैंड या फैलती हुई चली जाएगी। इसमें क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, चौथा इसमें होता है इसके सामान्यतः ये कठोर होती हैं। सामान्यतः कठोर होती हैं। जितनी धातुएं होती हैं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि इनके जो घनत्व होते हैं अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। इनके घनत्व भारी होती हैं ये धातुएं सारी की सारी। ठीक है। और इनके घनत्व धातुओं के तो घनत्व निम्न होते हैं, यानी कि ये हल्की होती हैं। ये क्या होती हैं? ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है। ये विद्युत की क्या होती है? सुचालक। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और ये विद्युत की भी कुचालक होती हैं। ठीक है। तो धातुओं से रिलेटेड अगर भौतिक गुण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इतना लिखा होगे तो इतना काफी है आप लोगों के लिए।
ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें, यानी कि भौतिक गुण और धातुओं से रिलेटेड जो हम लोगों को पता होने चाहिए। तो अब हम लोग भौतिक गुणों की बात करेंगे, इनके रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक गुण, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यदि धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए, तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर हम कोई धातु लें और उसकी क्रिया करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि धातुओं की क्रिया जब भी ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर आप सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दो तो आपको Na2O प्राप्त होगा। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस कर ही सकते हो, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन फिर से करा दो Mg के साथ, इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो धातुओं की क्रिया जब भी ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो आपको धातु ऑक्साइड ही प्राप्त होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, एक तो ये हो गया, बात समझ में आ गई कि धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं हमको। इसी प्रकार से बहुत सारी रिएक्शंस आपकी किताब में दे रखी हैं, आप लोग उनको परफॉर्म कर सकते हो आराम से। दूसरा, अगर मैं धातुओं की अभिक्रिया करा दूं किसके साथ, जल के साथ, धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ, या जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जैसे चाहो वैसे लिख लो आप, फर्क नहीं पड़ता उससे, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्या होगा, अगर हम धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ करा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जैसे कि Na की क्रिया अगर आप H2O के साथ करा दो तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा NaOH यानी धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। यानी कि रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। ओके, आपने सोडियम के साथ यही रिएक्शन कराई है, आप चाहें तो यही रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी करा सकते हैं, जिस धातु के साथ चाहो उस धातु से करा सकते हो। बस ये याद रखना कि धातुएं अलग अलग तरीके से रिएक्शंस करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो हुई है नॉर्मल पानी के साथ हुई है, कहीं पर गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन दिखाता है। इसी प्रकार से जलबाष्प के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम दिखाता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वहां पर वो। ठीक, एक और देख लेते हैं, तीसरा, धातुओं की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ, कि अम्लों के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी तब क्या होगा। तो जब आप तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हो तो अगर धातु की क्रिया अम्लों के साथ की जाए, वो भी कैसे, तनु अम्लों के साथ कराई जाए, तो क्या बनता है, तो बनता है धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सोडियम की क्रिया H2SO4 के साथ करा दूं तो क्या बनेगा, NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है बच्चों। इसी प्रकार से अगर मैं Zn की क्रिया करा दूं HCl के साथ, देखो क्या होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों ही रिएक्शन है, मैंने सोडियम और जिंक के साथ करा दिया, आप चाहो तो और भी रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, किसी भी धातु के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो। तनु अम्लों के साथ जब भी क्रिया करेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धातु लवण प्राप्त होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बच्चों इसके अंदर होता ही होता है। ठीक है, तो ये तीन बहुत रासायनिक गुण अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं बच्चों, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया।
अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप किसी धातु की दूसरे धातु लवण के साथ रिएक्शन करा दो तब क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों एक श्रेणी आपको याद रखनी पड़ती है, इसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी में क्या है, तत्वों को या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रख दिया जाता है और एक श्रेणी प्राप्त होती है। श्रेणी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें जो धातु सबसे ऊपर स्थित है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील और जो सबसे नीचे स्थित है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, और उसी के आधार पर रिएक्शन हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्शन में करा देता हूँ Zn की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ। ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हो रिएक्शन। अब देखो आप Zn की क्रिया हम कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, तो जिंक और कॉपर में आप ये देखो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर स्थित है बच्चों। तो अगर वो ऊपर स्थित है तो उसको उसी के लवण के विलयन से, यानी कॉपर को कॉपर के लवण के विलयन से ही विस्थापित कर देगी बच्चों, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जिंक सल्फेट और कॉपर अलग से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही रखेंगे हम लोगों ने ये समझा कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे कि धातुएं प्राप्त कहाँ से होती हैं, तब हमको पता चलेगा कि अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, और उनके बाद उनके सांद्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। और इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही, नेक्स्ट जो भी वीडियो आ रही है उसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, बाकी बातें फिर कभी। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग।